अस्सलाम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। ईवान सदर में खुफिया मुलाकातों की खबर गर्म है और ये खबर भी गर्म है कि जनाब ईवान सदर के अंदर ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों का मकसद है शहबाज हुकूमत की छुट्टी और इस छुट्टी के बाद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मसनद इक़्तिदार पर बिठाना, यानी उनको वज़ीर आज़म बनाना। और इस खबर की यानी खुफिया मुलाकातों की जो खबर है ये सामने आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा रहनुमा जिनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी समझा जाता है और इस वक्त वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ड्यूटी दे रहे हैं, यानी जनाब बैरिस्टर साहब साहब। बैरिस्टर साहब साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब इसी टेन्योर के अंदर कोई इस तरह की कोई गेम चल रही है जिसके नतीजे में शहबाज हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ जाएंगे। इस खबर को अगरचे दुरफिक्री ही समझा जा रहा था, लेकिन उसके बाद हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उसकी तरफ से तस्दीक सामने आती है और ये बात सामने आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नहीं बल्कि दो लीडरान की तरफ से कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम बनाना, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, ये कार्ड्स पर मौजूद है। और इस हवाले से जनाब नदीम अफजल जान साहब की ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम किसी भी वक्त बनाया जा सकता है। और दूसरी तस्दीक सामने आती है नबील गबूल साहब की तरफ से, और नबील गबूल साहब इस बात को जरा जिसे कहते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री पर लेके जाते हैं और वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इसी टेन्योर में यानी मौजूदा असेंबली के जरिए मौजूदा असेंबली के 5 साल टेन्योर के अंदर ही वजीर आजम बनाया जाएगा। तो इनफैक्ट इनडायरेक्टली ये बैरिस्टर सैफ की तरफ से दी जाने वाली खबर की तस्दीक ही या उसकी कंटिन्यूटी ही समझा जा सकता है। इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वाकई इस तरह का कोई ऑप्शन कार्ड्स पर मौजूद है? और ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज हुकूमत को छुट्टी कराने के अंदर अपना कोई रोल प्ले करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इस वक्त कोई प्लान बी ज़ेरे गौर है और उस प्लान बी के अंदर क्या इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड मौजूद है? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, इन तमाम सवालात का जायजा भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर का तज़किरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल सियासत और अदालत दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आजकल सियासत के लिए अदालत का कंधा इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है या अदालत का हाथ आपकी पुश्त पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। हमारे दोस्त यकीनी तौर पर आप उनको जानते होंगे AQS के नाम से, यानी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब एक बड़े सीनियर इस्लामाबाद के बड़े तरीतर किस्म के रिपोर्टर हैं जनाब, और वो अमूमी तौर पर एक अदालती शख्सियत के लिए एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, ठगी शाह। मुझे जो है ना इस बात की समझ नहीं आती थी कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ये ठगी शाह की इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इस्लामाबाद में भी मुकीम है और जनाब ये जो इस तरह का जो गठबंधन है उसके बारे में उनकी राय जरा ज्यादा नस्तलीक है, लिहाजा मैं गुरेज करता था डरते हुए इस बात को, चूंकि मैं जानता नहीं था कि ठगी शाह का लफ्ज वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब जाकर ये बात उकता खुला है कि जनाब ये ठगी शाह की असल कहानी क्या है, और ये बात मुझ जैसे जो है ना नाक़िसुल अक्ल शख्स को समझाने का क्रेडिट जाता है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के पास। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खत के जरिए इस बात को समझा दिया है कि इनफैक्ट ये ठगी शाह की इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल की जाती थी, और ये जो डबल फेस्ड की भी इस्तेलाह यानी दोहरी शख्सियत के हामिल 2 चेहरे लगाना, एक चेहरे का मकूटा दूसरे चेहरे के ऊपर, इंसाफ के मकूटे के ऊपर जनाब फरेब का मकूटा, ये किस तरीके से चढ़ाया जाता है, इस बात को समझाने का क्रेडिट जाता है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक खत जो कल उन्होंने तहरीर किया था, परसों इनफैक्ट उन्होंने तहरीर किया था, उसका जवाब कल दे दिया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस जवाब के अंदर ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये जो बरीक वारदातियां ना, ये जो बरीक ठगियां सी लगाते हैं, वो उसको एक्सपोज करके रख दिया। अगरचे और बड़े मैं कहता हूं नपे तुले अंदाज में, वो नाप तोल का इशारी निजाम है, उसके जरिए उन्होंने बिल्कुल करेक्टली इस बात को एक्सपोज कर दिया। कैसे? खत लिखा है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस खत के अंदर जनाब मंसूर अली शाह साहब को मुखातब किया है और ये बात उनसे कही है कि जनाब आपने जिस राय का इजहार किया कि अदालत को गैर जानिबदार होना चाहिए,
अदालतों के अंदर जो है वो गैर जानिबदार जजेस को अपॉइंट करना चाहिए, अदलिया को सियासी असरात से पाक होना चाहिए, अदलिया को किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसके हामिल जजेस को अदलिया के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि जनाब मैं आपकी बात से 16 आने मुत्तफिक हूं, अदलिया को यकीनी तौर पर आज़ाद भी होना चाहिए और उसको गैर जानिबदार भी होना चाहिए। उन्होंने अपने जवाबी खत में लिखा कि अदलिया के मेंबरान को काबिल और दयानतदार होने के लिए रूल्स बना रहे हैं और यही वजह है कि अदालत को जो है वो नेक नाम जजेस, ईमानदार जजेस, ईमानदार जजेस और आइन की सुप्रीमेसी पर यकीन रखने वाले जजेस को अपॉइंट करने के लिए जरूरी है कि ऐसे कवायद बनाए जाएं, ऐसे रूल्स बनाए जाएं जिसका मकसद अदलिया को आजाद और गैर जानिबदार बनाना हो। इसके हवाले से उनका यह कहना है कि आपने पहले भी तजावीज दी थी और उन तजावीज को हमेशा से ही जो है वो काबिल गौर समझा गया और आपने अब भी जो तजावीज दी हैं उन तजावीज को आपका खत लिखने से पहले ही रूल्स कमेटी ने अपने मुजवजा ड्राफ्ट के अंदर शामिल भी कर लिया और उस ड्राफ्ट को आपका खत लिखने से पहले आपके साथ शेयर भी कर दिया था और उस ड्राफ्ट के अंदर आपकी तरफ से दी जाने वाली तमाम तजावीज को इनकॉर्पोरेट यानी शामिल भी कर लिया था। तो पैन खत का दलील क्या? बात समझ रहे आप? यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो कमेटी बनाई थी जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने रूल्स बनाने के लिए, उस रूल्स बनाने के लिए कमेटी की कयाम के बाद जनाब मंसूर अली शाह साहब ने उस कमेटी को एक्सेप्ट किया और उस कमेटी को एक्सेप्ट करने के बाद उनके लिए तजावीज को तहरीर किया कि जनाब जजेस को अपॉइंट इस तरीके से करना चाहिए, उनके लिए इस तरह का क्राइटेरिया बनाना चाहिए और उस क्राइटेरिया को इस तरीके से उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाना चाहिए कि किसी तरह की भी पॉलिटिकल मुदाखलत इस सारे अमल में ना हो, क्योंकि अब जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी है उसके अंदर सियासी लोग भी आ चुके हैं और सियासी लोगों का गलबा है, लिहाजा इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो गलबा अदालतों के ऊपर असरअंदाज ना हो। और वो जो सिफारिशात जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दी थी उन तमाम सिफारिशात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हुए मुजवजा ड्राफ्ट के अंदर शामिल भी कर लिया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत को तहरीर करने से पहले ये मुजवजा ड्राफ्ट उनके साथ शेयर भी कर लिया गया। तो फिर ये जो खत जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था ये महज पॉलिटिकल माइलेज के लिए, महज इमरान खान के बयानिए को तकवीयत देने के लिए, महज मौजूदा हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए और इस बात का तासुर देने के लिए कि अब जो भी जजेस अपॉइंट होंगे वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस होंगे, वो सारे के सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हामिल जजेस होंगे। हद तो ये है कि खुद इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, इस अमल के अंदर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब न सिर्फ शरीक होते हैं बल्कि इस सियासी अमल यानी जजेस को मुतनाज़ा बनाने के लिए वो खेल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेल रही है उसके लिए जनाब मंसूर अली शाह साहब अदालत का प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुहैया करते हैं। क्या ये ठगी नहीं लगा रहे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को और पाकिस्तान के निज़ाम सियासत को? यार इंतहा की बात है कि आपके साथ आप तमाम चीजें लूप में हैं। आप जजेस और जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पंजाब हाई कोर्ट हो यानी लाहौर हाई कोर्ट हो, KPK की हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उसके लिए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए आपने नाम भी दिए। यानी रूल्स बनने से पहले जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जजेस के नाम भी तजवीज कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि अगर आप में आइंदारी इतनी मौजूद है, आपके अंदर ये जो पाक साथ जजेस को अपॉइंट करने का कीड़ा आपको इतना काट रहा है, तो आपको कम से कम फिर कवायद बनने तक इंतजार कर लेना चाहिए था और उन कवायद के बनने के बाद नाम देते। नाम भी पहले दे दिए, ड्राफ्ट के अंदर अपनी तजावीज को शामिल भी करा लिया और फिर पारसाई का मखोटा चेहरा लगाने के लिए, पारसाई की ठगी लगाने के लिए खत भी लिख दिया। यार इंतहा नहीं है? ये तो क्रेडिट जाता है जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब को कि उन्होंने इस ठगी को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कह दिया जनाब आपने जो पहले भी रूल्स बना रहे हैं, आपने उसके लिए जो तजावीज दी हैं उनको हमने शामिल भी कर लिया है और आपकी तजावीज को आपके साथ शेयर भी कर लिया और आप दोबारा भी कोई तजावीज देंगे तो इनको
شامل کیا جائے گا. اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں بات کی ہے، لیکن اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں آئینی بینچ کا ممبر ہوں اور یہ معاملہ ابھی ہمارے سامنے آنا ہے، لہٰذا اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے وہ صورتحال جس کے اندر پاکستان کے نظام عدل اور نظام سیاست کو اس طریقے سے آپس میں گڈ مڈ کر دیا گیا ہے، اس طریقے سے آپس میں خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ ضروری ہو گیا ہے اب کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کہ اگر اس نے پاکستان پر حکومت کرنی ہے تو اس کے سر کے اوپر کسی سپریم کورٹ کے جج کا یا کسی ہائی کورٹ کے ججوں کا ہاتھ ہونا چاہیے. جب تک ان کے سر پر یہ ججز کی آشیرواد نہیں ہوگی جناب، اس طرح کا نظام بنا دیا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ حکومت نہیں کر پائے گا، اور اگر حکومت کرے گا تو پھر جناب اس کو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی معاملے میں کٹہرے پہ لا کے کھڑا کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے جس کے نتیجے میں ججز کے اس بڑھتے ہوئے رول کو محدود کرنے کے لیے یہ 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، اور یہ اس کی بھی ان کو چبن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب دوسری جانب جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک جانب تو یہ صورتحال ہے ہمارے سامنے، دوسری جانب اس بات کو لے کر بھی بہت ہی زیادہ سچویشن کو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب ایک ابہام کی کیفیت کو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب ایوان صدر اس وقت سازشوں کا گڑھ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل کنسنسس کی فضا نظر آ رہی ہے اقتدار کے ان تینوں زاویوں کے اندر، اس وقت اگر دیکھا جائے تو اقتدار کی تکون کے اندر 3 لوگ، یعنی ٹرائیکو آف دی گورنمنٹ کے اندر 3 لوگ موجود ہیں، 3 سٹیک ہولڈرز موجود ہیں، اس طرح لفظ استعمال کر لیتے ہیں. ایک سٹیک ہولڈر ہے مسلم لیگ نون، دوسری سٹیک ہولڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور تیسری سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اور اس وقت کا یہ ٹرائیو انفیکٹ اسی سارے نظام کو چلا رہا ہے. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی تمام آئینی عہدوں کے اوپر موجود ہے. پریزیڈنٹ کا عہدہ ان کے پاس ہے، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ان کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ان کے پاس ہے، 2 صوبوں کی گورنرشپ ان کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظام حکومت کے اندر برابر کے شریک ہیں. اب اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب شہباز شریف کو گھر بھیج کر پیپلز پارٹی کو لایا جا رہا ہے تو اس کی کنٹینیوٹی کو ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ حالیہ دنوں کے اندر جیسے جیسے اس بات پر زور بڑھا ہے اور خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیک فٹ پر جا کر اس وقت غیر مشروط طور پر حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، اور کل علیمہ خان کو بیرسٹر گوہر کی طرف سے شٹ اپ کال دی گئی. باضابطہ طور پر یہ کہا گیا کہ جناب ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، غیر مشروط مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مذاکرات کے اندر جو مطالبات ہوں گے ہم اس پر سٹریس کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل قیدیوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، یہ ہمارے مطالبات ہیں، لیکن مذاکرات غیر مشروط ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر وہ دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگ جس میں جناب فواد چودھری صاحب شامل ہیں، انہوں نے جنگ اخبار کے اندر ایک کالم بھی تحریر کیا ہے، اور وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی اس بات کو لے کر بہت ہی ووکل ہیں کہ اگر ہم کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے، اگر ہم نے معیشت کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر ہمیں 1-1.5 سال کے لیے قومی حکومت کو، نیشنل گورنمنٹ کو بنانا پڑے گا، اور نیشنل گورنمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کرنا پڑے گا. تبھی یہ نظام آگے بڑھ پائے گا اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہو کر پاکستان کی معیشت کو لے کر آگے بڑھیں گے. اب اس چکر کے اندر انہوں نے تو باضابطہ طور پر اپنے کالم کے اندر فارمولا دیا کہ 2 نام دیے جائیں، پیپلز پارٹی بھی 2 نام دے، پی ٹی آئی بھی 2 نام دے، جے یو آئی بھی 2 نام دے، مسلم لیگ نون بھی 2 نام دے، اور پھر ان ناموں کے اوپر میں سے کسی ایک نام پر اتفاق کر کے اس کو حکومت بنانے دینی چاہیے. اور اگر اتفاق رائے نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ کو وہ نام بھیجنے چاہیے، اور سپریم کورٹ جس بندے کے نام کے اوپر انگوٹھا رکھے گا اس کو جناب حکومت دینی چاہیے. اس طرح کا فارمولا فواد چودھری نے بنایا، اور اس معاملے کو لے کر کسی جگہ پر سیریس گفتگو بھی کہ جناب اگر اس طرح کا کوئی آپشن بنتا ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ آپشن، اس طرح کی گفتگو اس وقت ختم ہو گئی جب عمران خان نے جنرل ڈائر کا لفظ استعمال کیا. یہ گفتگو اس وقت ختم ہو گئی جب عمران خان نے جلیانوالہ باغ کا ذکر کیا. یہ گفتگو اس وقت ختم ہو گئی جب پاکستان تحریک انصاف نے ریان گریم اور مرتضی حسین کے ذریعے مختلف جگہوں کے اوپر ان سٹوریز کو پبلش کرایا، اور اسلام آباد کے اندر ہونے والے واقعے کو اسلام آباد میسیکر کا نام دیا. ختم ہو گیا. یہ آپشن اس کے بعد کسی جگہ پر موجود ہی نہیں تھا. یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی اس وقت سٹریس کر رہی ہے، واقعتاً
पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से नाराज है, लेकिन इतनी नाराज नहीं है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत का सर कलम कर दे, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि अगर ये जो स्प्लिट मैंडेट है उसमें से सबसे बड़ा मैंडेट मुस्लिम लीग नून के पास है नंबर्स के हिसाब से, और पीपल्स पार्टी और बाकी जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो मिलकर ही शहबाज हुकूमत को इस वक्त खड़ा किए हुए हैं। अगर शहबाज देखें, एक सीधी सी बात है, जो बैटल ग्राउंड है वो कौन सी है? वो है पंजाब। अगर मरकज के अंदर कौमी हुकूमत बन भी जाती है एक लम्हे के लिए, या इस बात को हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो खबर चल रही है ईवान सदर में, ये खबर दुरुस्त है और बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो को उसका फायदा क्या होगा? एक तो बिलावल भुट्टो का पॉलिटिकल कैरियर शुरू से ही मुतनाज़ हो जाएगा, वजीर आजम बनने का शौक अपनी जगह पर, लेकिन बिलावल को मैंडेट के साथ वजीर आजम बनना चाहिए। ये इस तरह के किसमिस के मैंडेट के साथ उनको वजीर आजम नहीं बनना चाहिए। दूसरा कि बाकी चारों सूबों के अंदर जो हुकूमतें हैं वो तो मौजूद रहेंगी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की, पंजाब में नून की, जेयू वो जो है बलूचिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी की। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एमी खाम एक 20 किलोमीटर रेडियस का वजीर आजम बनने का बिलावल भुट्टो को कोई फायदा नहीं है। ये चीजें इनफैक्ट जानबूझकर क्रिएट की जा रही हैं महज इस वजह से कि ये जो तीनों स्टेक होल्डर हैं इनके दरमियान किसी तरह की दरार को क्रिएट किया जाए, जो तमाम तर कोशिशों के बावजूद क्रिएट नहीं हो रही। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो इस वक्त कोशिशें हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर कामयाब हो रही है, ये जो मकबूलियत का भरम है वो पीटीआई का तोड़ने में, मकबूलियत का भरम टूटने के बाद किसी मौके पर हो सकता है कि इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर आए, लेकिन उससे पहले इमरान खान की सियासत का खात्मा होना ज़रूरी है। पीटीआई की सियासत अपनी जगह पर, इमरान खान की सियासत अपनी जगह पर। इस मौके पर इमरान खान की सियासत का खात्मा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की सियासत का खात्मा करने के बाद, यानी उनको दीगर मामलात में सजाएं देने के बाद, उनको सियासत से मुकम्मल तौर पर आउट करने के बाद ही प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इस वक्त कोई प्लान बी ना कार्ड्स पर मौजूद है और ना ही प्लान बी का किसी जगह पर कोई इम्कान है। जो हकीकत है वो यही है कि इस वक्त इक्तदार के तीनों स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं, और इन स्टेक होल्डर्स का के दरमियान इस वक्त इख्तलाफात पैदा करने की या इस ट्रायो को तोड़ने की जो कोशिशें हैं वो किसी सूरत मुझे कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। दैट्स फाइनल। इसके अंदर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मेरा जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।